अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो जैसे मैंने बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या क्या हाउसेज हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो हम लोग देखते हैं। सो इंडिया इज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लार्जली बेस्ड ऑन यूके मॉडल। अब ये फेडरल सिस्टम क्या है वो हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि इंडिया एक रिपब्लिक है जहां पर क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम किसके पे बेसिस है? ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये यूके मॉडल पे बेसिस है। यूनाइटेड किंगडम का कोई मॉडल था, उस पे बेस है हम लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक, फिर इंडियाज फेडरल लेजिस्लेटिव ब्रांच कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एज द अपर हाउस एंड लोकसभा। तो इंडिया के लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर ये तीन आते हैं। सबसे पहले आते हैं मेरे प्रेसिडेंट, तो ये तो हमें पता ही है। दूसरा आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा को हम लोग, इसको याद रखना कि राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा लोकसभा, जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं और इसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। ठीक है, अब है द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इसको अभी के लिए बोल्ड करके याद कर लो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो किसका पार्ट होता है? वो लेजिस्लेटर का पार्ट होता है। अब ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर क्या है वो हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन ये लाइन याद रखना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो किसका पार्ट है? लेजिस्लेटर का, which implements the laws and plays an active role in framing it as well। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो भी लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा उनको इंप्लीमेंट करना, उसको अप्लाई करना और उनको फ्रेम करने का काम भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का ही होता है। फिर आता है इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट मे बी अ मोनार्क और अ प्रेसिडेंट बट बोथ ऑफ दीज पोजीशंस आर सेरेमोनियल। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो हेड होता है मेरे स्टेट का, या तो वो मोनार्क होगा, मतलब एक पर्सन होगा, या फिर वो प्रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, फिर at the head of government who is generally called as prime minister is the real head. Thus all the real executive powers are vested in prime minister. The parliamentary government is also called as cabinet government due to concentration of executive power in the cabinet. अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, एक चीज याद रखो कि मेरे पास जो भी प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो रियल हेड होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? वो सेरेमोनियल हेड होता है। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं यहाँ पे, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स यहाँ पर बताया गया है, वो किसके पास होती है? वो मेरे प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड कहते हैं, और जो मेरा हेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोल रहे हैं उसको हम लोग सेरेमोनियल हेड कहते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है उसको हम लोग कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि पेपर में आता है। सबसे पहला है नॉमिनल एंड रियल हेड। सो द हेड ऑफ द स्टेट होल्ड्स अ सेरेमोनियल पोजीशन एंड इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट। तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है कि इसका मतलब क्या है कि जो भी हेड होगा मेरे स्टेट का, जिसको हम लोग अभी के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो सेरेमोनियल पोजीशन को होल्ड करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग सेरेमोनियल हेड बोलते हैं या फिर नॉमिनल हेड बोलते हैं, क्योंकि उसके पास जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो उसके पास नहीं होती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद है इन इंडिया द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 द प्राइम मिनिस्टर हेडेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यहाँ पर क्या है कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा या फिर जिसको हम रियल हेड बोल रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं, क्योंकि सारी जो भी रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती हैं। और ये चीज कहाँ मेंशन है? ये चीज मेंशन है आर्टिकल 75 में। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही हम लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की सारी फंक्शनिंग को पढ़ेंगे, क्या क्या उनके पास पावर होती हैं, उसके अंडर कौन कौन से लोग आते हैं वो हम लोग वहां पर समझेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि नॉमिनल हेड या सेरेमोनियल हेड हम लोग प्रेसिडेंट को बोलते हैं, और रियल हेड किसको बोलते हैं? रियल हेड हम लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, फिर आता है एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो मैंने बताया था कि इसको बोल्ड करके याद कर लेना कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटर का पार्ट है। तो द एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड इन इंडिया
The person should be a member of parliament to become a member of executive. However, the constitution provides that the person can be appointed as a minister for a period of not more than 6 consecutive months if he is not a member of parliament, after which the person ceases to be a minister. तो यहाँ पर सिंपल भाषा में ये समझाया गया है कि एग्जीक्यूटिव एक पार्ट है मेरे लेजिस्लेचर का. इंडिया के अंदर जो भी पर्सन है, अगर वो उसको मतलब कि अगर उसको एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनना है जो कि पार्ट है लेजिस्लेचर का, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको पार्लियामेंट का भी पार्ट बनना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स. तो जब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, वहां पर हम लोग ये देखेंगे. लेकिन अभी के लिए समझ लो कि मिनिस्टर जो है, वो जो भी मिनिस्टर होगा वो 6 मंथ से ज्यादा तक वो नहीं रह सकता है अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर है. तो अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो वो मिनिस्टर 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ से ज्यादा नहीं रह सकता है. ठीक है. उसके बाद है मेजॉरिटी पार्टी रूल. तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है. द पार्टी विच विंस मेजॉरिटी सीट्स इन द इलेक्शन ऑफ लोअर हाउस फॉर्म्स द गवर्नमेंट. इन इंडिया द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. फिर द प्रेसिडेंट में इनवाइट द कोएलिशन ऑफ पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन केस नो पार्टी हैज गॉट मेजॉरिटी. अब मैं इसको समझाती हूँ. देखो, मेजॉरिटी पार्टी रूल का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया कि जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, ठीक है, वहां पर इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शन मतलब क्या, वो लोगों के द्वारा बेसिकली उनको इलेक्ट किया जाएगा उनको, और जो भी इलेक्शन में जीतेगा उसको बेसिकली क्या बनाया जाएगा, वहां पर गवर्नमेंट बना दिया जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी उसका जो लीडर होगा उस पार्टी का, उसको क्या बना दिया जाएगा, उसको बना दिया जाएगा मेरा उस पार्टी का लीडर लोकसभा का. ठीक है. उसके बाद मतलब कि एक सिंपल याद रखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है. यहाँ पर बेसिकली लोकसभा हुआ, एग्जाम्पल हो लोकसभा का इलेक्शन हुआ. ठीक है. एक पर्टिकुलर पार्टी थी जो कि जीत गई. उस पार्टी का जो लीडर है, उस पार्टी के लीडर को क्या बना दिया जाएगा, उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा. ठीक. और उसके साथ जो बाकी मिनिस्टर्स होंगे उनको कौन कौन सी पोजीशन पे रखना है वो प्रेसिडेंट उस प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेके उनको अपॉइंट कर देगा. ठीक. अब मान लो कि इलेक्शन हुए लोकसभा के, ठीक है, लेकिन कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी मिली नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, वो कोएलिशन ऑफ पार्टीज कर सकता है. कोएलिशन ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होता है कि जैसे 5-6 पार्टी है, ठीक है, तो अगर 2-3 पार्टी आपस में आके वो क्या कर सकती है, मतलब वो आपस में मिलकर अगर उनको मेजॉरिटी मिल रही है तो यहाँ पर ये भी केस हो सकता है. ठीक है. फिर आता है मेरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज एन एबिलिटी टू डिसमिस द गवर्नमेंट बाय गेटिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड इन द हाउस. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी मेरा लोअर हाउस का जो पार्लियामेंट है उसके पास क्या है कि उसके पास गवर्नमेंट को डिसमिस करने का एक ऑप्शन है. मतलब लोअर हाउस के जितने भी लोग होंगे उनके पास एक ऑप्शन है कि वो गवर्नमेंट को डिसमिस कर सके या फिर उसको उसके पद से हटा सके. कैसे हटाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू. फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा वो हाउस में पास कर दिया जाएगा. इन इंडिया द गवर्नमेंट सर्वाइव्स टिल द टाइम इट एंजॉयज सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा. दस लोकसभा इज एम्पावर्ड टू इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. देखो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, वो गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है अगर वो तब तक काम वहां पर कर सकती है जब तक लोकसभा के मेंबर्स खुश हैं. मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स जो है लोकसभा के वो सही है, सहमत है उस गवर्नमेंट से. कहीं पर अगर लोकसभा के मेंबर्स को लगता है कि ये जो पार्टी है, ये जो गवर्नमेंट बनाई हुई है, ये इनके पास पर्टिकुलर ये लोगों का वेलफेयर नहीं कर रही है, फिर कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं हाउस में. और अगर वो उस मोशन को बेसिकली अगर मेजॉरिटी मिल गई तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट वहां पर डिसॉल्व कर दी जाती है और फ्रेश इलेक्शन होते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब इसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हो गई. फिर है प्राइम मिनिस्टर एज द सेंटर ऑफ पावर. तो मैंने बता ही दिया रियल हेड होता है, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द रूलिंग गवर्नमेंट. दस ही हैज टू प्ले अ सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये हमने कवर कर लिया. फिर है पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन. सो नो गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट कैन गेट 100% मेजॉरिटी. द ऑपोजिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग द आर्बिट्री यूज ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. तो जैसे पता ही है कि किसी भी इंसान के बहुत सारे मतलब सभी लोग उसका वो नहीं कर सकते, है ना, कि सारे लोग उसको सपोर्ट नहीं कर सकते. उसी तरह से पार्लियामेंट में भी क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट होगी उसको कभी भी 100% मेजॉरिटी नहीं हो सकती है. कुछ ना कुछ लोग तो उसको अपोज करेंगे ही. और ये ऑपोजिशन इंपॉर्टेंट भी है ताकि वो जो पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है वो अपना काम सही से कर रही है कि नहीं
उस पर एक चेक लगा सके, ठीक है। फिर आता है इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस। सो द सिविल सर्वेंट एडवाइस एंड इंप्लीमेंट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिविल सर्वेंट होल्ड परमानेंट अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। दे इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इवन व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेस। The civil service also ensures efficiency in execution of duties and responsibilities। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस का मतलब है कि गवर्नमेंट है चाहे गवर्नमेंट नहीं है, मतलब एक गवर्नमेंट आई और फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट भले ही चेंज हो, जो ये सिविल सर्विस है, सिविल सर्वेंट्स हैं बेसिकली, वो अपना काम करते चलते हैं। जैसे सिविल सर्वेंट्स कौन हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स का काम क्या है, सिविल सर्वेंट्स जो होंगे वो अपना काम सही से करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूटी उनकी चलती रहेगी अपने काम की, चाहे एक गवर्नमेंट आए चाहे दूसरी गवर्नमेंट आए। और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनका अपॉइंटमेंट होता है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन से, ठीक है। जैसे उनके नंबर आते हैं तो उस मेरिट के हिसाब से जो उनकी रैंक बनती है उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है, ठीक। तो ये मेरे सारे फीचर्स थे मेरे पार्लियामेंट्री सिस्टम के। नेक्स्ट आता है मेरा फेडरल सिस्टम इन इंडिया। अब देखते हैं ये क्या, मैंने बताया था ना कि इसी में हम देखेंगे फेडरल सिस्टम क्या। तो फेडरलिज्म इन इंडिया रिफर्स टू रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है कि रिलेशनशिप बेसिकली किसके बीच में, सेंटर के बीच में, और जो भी यूनियन के जो भी स्टेट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। पार्ट 11th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑफ इंडिया। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो भी मेरा पार्ट 11th है उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी, कैसे होगी कि लेजिस्लेटिव एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में कैसे होगी, एग्जीक्यूटिव पावर कैसे डिफाइन होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, किसके बीच में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद है दे आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर 2 तरह के स्टेट होते हैं। द स्टेट दैट हैज ओनली वन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री विच इज नोन एज गवर्नमेंट at 2 level, one at central and one at state level. Beside having 2 sets of ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा, देखो 2 तरह के मेरे यहाँ पर स्टेट्स होते हैं, ठीक है। एक स्टेट होती है जिसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट होता है और पूरी कंट्री के लिए वो एक ही गवर्नमेंट होती है। दूसरी स्टेट होती है जिसमें गवर्नमेंट 2 लेवल पे होती है, एक होती है सेंट्रल लेवल पे, एक होती है स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो बिसाइड्स हैविंग 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम मस्ट हैव 3 अदर फीचर्स। तो फेडरल सिस्टम सेकंड वाले स्टेट को फॉलो करती है, मतलब इसमें 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट होगी और इसमें 3 फीचर और होने चाहिए तभी वो फेडरल सिस्टम कहलाएगा। अब वो फीचर्स क्या हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए तब वो फेडरल सिस्टम कहलाएगा। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो हमें पता ही है कि जो भी मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट होगी उनके बीच में पावर का डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ऑल्सो हैड अ फेडरल सिस्टम हैविंग ऑल दीज फीचर बट विद अ डिफरेंस। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि ये तीनों फीचर्स मेरे फेडरल सिस्टम में होने चाहिए। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दूसरा है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, और तीसरा है जो जुडिशरी है उसके पास ये पावर होनी चाहिए बेसिकली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके, उसको चेंज कर सके। और इंडिया का सिस्टम भी फेडरल सिस्टम है, क्यों, क्योंकि इंडिया में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में भी 2 स्टेट्स गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट। फिर इंडिया के अंदर भी जुडिशरी के पास वो पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। अब डिफरेंस क्या है इंडियन फेडरल सिस्टम और नॉर्मल फेडरल सिस्टम में वो देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, सबसे पहले 2 टायर गवर्नमेंट। सो यू मस्ट हैव हियर्ड दैट देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फॉर द एंटायर नेशन कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अनदर फॉर ईच यूनिट ऑफ स्टेट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो हमें पता ही है कि इंडिया के अंदर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बताया गया है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और एक है स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है, ठीक है। The Constitution does not allocate a separate set of powers to the local government as these continue to be under their respective state government. तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट है एक सेंट्रल है, ठीक है। अब स्टेट के नीचे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको एज सच पावर नहीं मिली हुई है, किसके अंदर मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को मेंशन नहीं किया गया है। उसकी पावर जो वेस्टेड होती है वो किसके साथ होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ होती है, ठीक, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होता है मेरी लोकल गवर्नमेंट। फिर है मेरा डिवीजन ऑफ पावर्स। सो लाइक अदर फेडरेशन बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन मतलब कि मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट,
and state government have constitutional status and clearly identify area of activity. The constitution clearly divides the power between the two sets of government so that center and states exercise their powers within their respective spheres of activity. If there is any dispute about the division of powers, it can be resolved by judiciary on the basis of constitutional provision. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मेरी दो गवर्नमेंट्स हो गई, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, और इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में कैसे कैसे पावर को डिवाइड करना है मैंने पहले ही बताया था. ये किसके अंदर मेंशन है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है. ठीक है, अगर कोई भी डिस्प्यूट का चांस हो जाता है तो उस केस में जुडिशरी को ये हक या फिर ये पावर है कि वो इन दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करेगी. नेक्स्ट है मेरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी एक फीचर था मेरे फेडरल सिस्टम का. सो इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम. हमें पता ही है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मेरा इंडिया का. इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ पावर फॉर बोथ द सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन एंड द स्टेट, क्योंकि पावर का डिवीजन मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से होता है. These governments are independent in their spheres of governance. Another feature of the federation is the rigid constitution. ये भी हमने पढ़ा था जब हम features of constitution पढ़े थे कि वो flexible भी है और rigidity भी है. So although the Indian constitution is not as rigid as the US constitution, it is not a flexible constitution. As mentioned earlier, it has a unique blend of rigidity and flexibility. तो यहाँ पर क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम इजीली चेंज कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिनमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है. लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, मतलब वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से रिजिड नहीं है, लेकिन हाँ रिजिड है और कहीं कहीं फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि कहीं पर सिंपल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है. तो ये एक ब्लेंड है मेरे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का. फिर है मेरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. तो जो क्या करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट को मेरे बेसिकली क्या करता है, रिजॉल्व करता है. जो दो पावर्स होती हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर बाय चांस वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो जुडिशरी का पावर है कि वो दोनों के बीच में रिजॉल्व करे कॉन्फ्लिक्ट को. सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरेशन इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू मेंटेन इट्स सैंक्टिटी. The Supreme Court of India has the original jurisdiction to settle dispute between union and the state. और यहाँ पर independent of judiciary का मतलब हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, सुप्रीम कोर्ट है. तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा कोर्ट है और उसके पास ये पावर है, उसके पास ये जुरिडिक्शन है कि वो यूनियन और स्टेट के डिस्प्यूट को सेटल कर सके. इट कैन डिक्लेयर अ लॉ as the unconstitutional if it contravenes any provision of the constitution. The judiciary also has the power to resolve dispute between the state. तो ये तो मैंने बता ही दिया. इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जो भी लॉज होते हैं वो लॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं तो जो जुडिशरी है वो उसको इररेलेवेंट या फिर गलत ठहरा सकता है. ठीक है, तो इसी के साथ मेरा जो भी मेरा फेडरल सिस्टम था वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया. आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.